ड्रामे की स्टार्टिंग में क्वीन को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। मुझे तो तुम स्कूल गोइंग गर्ल लग रही हो। तुम्हारे गार्डियन कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। लेकिन एकदम से वो डर जाती है और कहती है, प्लीज़ डॉक्टर आप ऐसा मत कीजिए, मैं 18+ हूँ और मैं अपने गार्डियन को नहीं बुला सकती हूँ यहाँ पर। वो मन में सोचने लगती है कि मेरा गार्डियन ही तो इस बच्चे का फादर है। उन्हें याद करती है, वो उससे काफ़ी नफरत करते हैं क्योंकि उसके ब्रदर उसकी मॉम की वजह से मारे गए हैं और अब वो उस पर सिर्फ अपना गुस्सा ही निकालते रहते हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर को कहती है कि आप इस बारे में किसी को मत कहना, वैसे भी ये बच्चा मैं नहीं रखना चाहती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि तुम ऑपरेशन फिर जल्दी करवा लेना। क्वीन जब रिपोर्ट लेकर वहां से जाने लगती है तो याद करती है कि 5 साल पहले तक वो मिस्टर जियांग की लिटिल प्रिंसेस थी। वो उसका काफ़ी ध्यान रखा करते थे, लेकिन 5 साल बाद एक हादसे के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब मिस्टर जियांग को पता चला कि क्वीन की मॉम का अफेयर उसके ब्रदर के साथ चल रहा है और कार एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए हैं, वो भी उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि उस दिन क्वीन का बर्थडे होता है तो वो लोग केक लेने गए थे और उसका भाई मारा गया। इसीलिए क्वीन से अब वो बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाली क्वीन की मॉम थी। असल में क्वीन की मॉम एक ट्यूशन टीचर थी जो कि मिस्टर जियांग को पहले पढ़ाने आया करती थी। जियांग के ब्रदर क्वीन की मॉम को लाइक करने लगे। उन्होंने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिया और क्वीन की मॉम से मैरिज कर ली। इस बात से मिस्टर जियांग पहले ही नाखुश थे और उसके बाद वो लोग बर्थडे केक लेने जाते हैं क्वीन के लिए और वहाँ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इस घटना के बाद तो मिस्टर जियांग हर बार क्वीन पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, उसे इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। क्वीन को ये अच्छे से मालूम है यहाँ पर, इसीलिए वो ये बेबी नहीं रख सकती है और काफ़ी दुखी है। तभी उसे याद आता है कि 1 महीने पहले जब वो एक होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी तो वहाँ पर मिस्टर जियांग भी रहते हैं, जो कि ड्रंक कंडीशन में उसे रूम में ले आते हैं। वो उन्हें अपने से दूर करती है और बाथ टब में डाल देती है ताकि पानी से उनका नशा उतर जाए, लेकिन वो पानी में डूबने लगते हैं तो वो उनकी मदद करती है, लेकिन मिस्टर जियांग उसे खींच लेते हैं। उसी काली रात की वजह से क्वीन आज इस प्रॉब्लम में फंस गई है और कुछ कर भी नहीं सकती है। उसी हॉस्पिटल में मिस्टर जियांग को दिखाया जाता है। यहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें कहता है, मैडम वी बिल्कुल ठीक है और मैंने उन्हें ड्राइवर के थ्रू भिजवा दिया है वापस स्कूल। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं उसके अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफ़र कर देना। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी है। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं, मैंने उस रात उसके साथ गलत किया था, क्या ये तुम भूल गए हो? मुझे उसे कंपनसेशन तो देना ही होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी। तभी असिस्टेंट देख लेता है कि गायनोलॉजिस्ट के रूम से निकलते हुए जा रही है क्वीन। ये देख वो बता देता है बॉस को कि ये गायनोलॉजिस्ट के रूम से आ रही हैं, इन्हें क्या हो गया है। मिस्टर जियांग भी ये देख गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जब आती है क्वीन तो कुछ लड़कियाँ उसे देखकर कहने लगती है, हमने सुना है कि ये बार में काम करती है, पक्का इसका काम अच्छा नहीं होगा, ये एक गंदी लड़की है। वहाँ पर बैठे हुए वी को भी देखते हैं, वी उसकी क्लासमेट है। वो यहाँ पर फ्लैशबैक याद करने लगती है कि 1 महीने पहले उसने मिस्टर जियांग के रूम से निकलते हुए क्वीन को देखा था। उसके बाद वो उस रूम में पहुँचती है तो उन्हें सोते हुए देखती है। समझ जाती है कि हाँ कल रात क्या हुआ था। वो नहीं चाहती है कि क्वीन उनकी वाइफ बने, इसीलिए वो उसकी जगह ले लेती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग को गलतफहमी हो रही है कि उस दिन वो उनके साथ थी। भी यहाँ पर अपने दोस्तों को कहने लगती है कि तुम इस बेचारी को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो वही करेगी ना जो इसकी मॉम ने किया था। आखिरकार ये एक मिस्ट्रेस की बेटी है। उसकी मरी हुई मॉम के बारे में बुरी बातें बोलने लगती है, जो कि क्वीन को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम मेरी मॉम के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो, बेकार की बातें मत फैलाओ। वो कहती है कि मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। यहाँ पर वो जोरदार चाटा उसे मार देती है क्वीन गुस्से में, जिसके बाद वी काफ़ी हैरान होती है। यहाँ पर वी की फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने इस पे हाथ कैसे उठाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जल्दी मिस्टर जियांग से मैरिज करने वाली है, ये उनकी फियांसे है, तुमने इस पे हाथ उठाया है, अब तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर यहाँ पर क्वीन थोड़ी हैरान होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाते हैं। ये देख तुरंत ही धक्का दे देती है वी क्वीन को साइड में और पहुँच जाती है उनके पास और कहने लगती है, आप क्या है, आप मुझे लेने आए हैं, वैसे मैं भी आपको काफ़ी मिस कर रही थी। वी की फ्रेंड उनको कहने लगती है कि आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, आपकी फियांसे पे क्वीन ने हाथ उठाया है। ये सुन वो उसे गौर से देखने लगते हैं। क्वीन वहाँ आकर कहती कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये मेरी मॉम के बारे में गलत बातें फैला रही थी, इसीलिए बस मैं इसे इसका मुंह बंद करने के लिए बोल रही थी। वी कहते नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो इसकी सपोर्ट में बोल रही थी, शायद इसने मेरी बातों को गलत ले लिया है। यहाँ पर उसे गुस्से में देखने लगती है क्वीन। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो मिस्टर जियांग को कहती है कि आपको जिस पे यकीन करना है करिए। उसके बाद अपनी किताबें उठाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है।
मिस्टर जियांग गुस्से में प्रिंसिपल को कहते हैं, क्या मैं आप लोगों को डोनेशन इसीलिए देता हूँ ताकि आप बच्चों को ऐसी बातें सिखाएं? आगे से ऐसी बातें मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। उनका असिस्टेंट प्रिंसिपल को कहता है कि बॉस क्वीन की वजह से आपके स्कूल को डोनेशन देते हैं, इस बात का आगे से ध्यान रखना। यहाँ पर प्रिंसिपल वी और उसकी फ्रेंड को डांटने लगता है, जिसके बाद वी को गुस्सा आता है कि ये क्वीन हमेशा मिस्टर जियांग की नज़रों में क्यों अच्छी बनी रहती है, मुझे इससे नफरत है। देखते हैं क्वीन को जब वो जा रही होती है तो मिस्टर जियांग की कार उसे फॉलो करती है। ये देख वो थोड़ा डरते हुए साइड में हो जाती है, लेकिन तभी कार साइड में आके रुकती है और उसे मैसेज आता है मिस्टर जियांग का कि कार में बैठो। मैसेज पढ़ने के बाद वो उनकी कार में बैठ जाती है। यहाँ पर मिस्टर जियांग उसे पकड़कर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से वहाँ इग्नोर करोगी, ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे आज वहाँ नाम से बुलाया, तुम तो मुझे हमेशा अंकल कहकर बुलाया करती थी। यहाँ पर क्वीन कहती है कि आप ही तो चाह रहे थे कि हमारा रिश्ता किसी को ना पता चले, इसलिए बस मैं आप ही की बात मान रही थी। मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि क्लास में हंगामा करना बंद कर दो, ऐसे तमाशे आगे से नहीं होने चाहिए। वो कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग मेरी मॉम के बारे में गलत बातें बोल रहे थे। जिसके बाद वो उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी मॉम ने किया तो था मेरी फैमिली के साथ गलत, क्या ये तुम भूल गई हो? उनके वजह से मेरी भाभी भी पैरालाइज हो गई और मेरा भाई नहीं रहा। पूरा गुस्सा उस पर निकालने लगते हैं। तो क्वीन कहती है लेकिन अब तो मेरी मॉम नहीं है ना इस दुनिया में, फिर आप लोग उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जियांग गुस्से में कहते हैं लेकिन जो उन्होंने किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। यहाँ पर वो उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है अगर बातें हो गई तो मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन वो उसे फिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? यहाँ पर वो कह देती है कि मेरा पेट ठीक नहीं था, काफ़ी पेन था, बस इसीलिए हॉस्पिटल गई थी। लेकिन मिस्टर जियांग को उस रात की बातें याद आने लगती है और उन्हें याद आता है कि उस लड़की के शोल्डर पे एक बर्थ मार्क था। एकदम से वो उसे कहते हैं कि तुम पिछले महीने की 15 तारीख को क्या यूं ही होटल में गई थी? यहाँ पर वो कहती है नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं तो उस दिन ट्यूशन क्लासेस दे रही थी बच्चों को। उसके बाद वो उससे दूर हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं है, इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, ये लो पैसे और इनसे खर्चा करो। लेकिन वो उनके पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है बस मैं चैन से जीना चाहती हूँ, मुझे आपसे और कोई ऐसा नहीं चाहिए, और कार से उतर के चली जाती है। मिस्टर जियांग उसके इस एटीट्यूड को देखकर गुस्से में आते हैं। तभी उनका असिस्टेंट बताता है बॉस हमने वो होटल खरीद लिया है जहाँ पर मैडम क्वीन काम करती है और वहाँ के मैनेजर को कहा है कि वो उन्हें अच्छे से काम पर रखे। यहाँ पर तभी मिस्टर जियांग देखते हैं कि एक लड़का आकर मिल रहा है क्वीन से, तो यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस उन्हें काफ़ी हर्ट करती है। जिसके बाद असिस्टेंट कहता है बॉस वो उनका फ्रेंड गो है, काफ़ी क्लोज है ये दोनों। मिस्टर जियांग गुस्से में कहते हैं कि मुझे इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं सुननी है, बस मैं तुम्हें ये बता दूँ कि ये टाइम से घर पहुँच जाए, इस बात का तुम ध्यान रखना। मिस्टर जियांग अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि उस दिन के होटल के फुटेज को भी कलेक्ट करना, मैं जानना चाहता हूँ कि वो सच में क्या वही थी। ये सुन असिस्टेंट कहता है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं है, तो मिस्टर जियांग चुप हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं गू को, जो कि काफ़ी अच्छा फ्रेंड है क्वीन का, वो उसका पुराना फ़ोन रिपेयर करा के लाया है। ये देख क्वीन खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें किसी दिन डिनर पर लेकर चलूँगी। तभी गू उससे कुछ कहने लगता है, लेकिन क्वीन कहती है फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। गू यहाँ पर कहता है कि डिनर पर तो मैं ही तुम्हें आज ले जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्वीन, बट ये कह नहीं पा रहा हूँ। क्वीन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका सामान पैक करके बाहर रख दिया गया है। ये देख वो कहती है नैनी से कि ये सब कुछ क्या है। तभी वहाँ पर आ जाती है मिस वी और कहती है तुम्हारा सामान रूम से मैंने बाहर निकलवाया है, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर जियांग की फियांसे हूँ। अब मुझे तुम्हारा रूम पसंद आया है, इसीलिए मैं वहाँ रहने वाली हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? ये सुनने के बाद क्वीन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती है और चुपचाप नैनी वाले रूम में चली जाती है। ये देख वी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जब मिस्टर जियांग आते हैं तो नैनी उन्हें कहने लगती है मैडम क्वीन मेरे रूम में शिफ्ट हो गई है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पर जियांग कह देता है उसकी मर्जी है, जहाँ वो रहना चाहे रह सकती है, आपको रोकने की उसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वी जानबूझ के मिस्टर जियांग को कहती है कि आप मेरे लिए इस सी फूड को पील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे पील करना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मिस्टर जियांग ये सब कुछ करने लगते हैं। क्वीन भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी नैनी क्वीन के लिए वहाँ फिश लेकर आती है और उसे खाने को बोलती है, ये कहकर कि बॉस ने ये स्पेशली आपके लिए बनवाई है। उनका कहना है कि आप आजकल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही है। यहाँ पर ये देख वी उसकी प्लेट में वो फूड सर्व करने लगती है और कहती है कि क्वीन तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन क्वीन खाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं डाइट पे हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर जियांग कहते हैं क्या तुम दूसरों से अच्छे से बात नहीं कर सकती हो? दूसरों को इस तरीके से रिजेक्ट करना जरूरी है तुम्हारे लिए? वे कहते हैं कि ऐसा मत कहिए उसे, शायद उसे
अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे खाना सर्व किया है, वो शायद मुझे पसंद नहीं कर रही है मिस्टर जियांग। लेकिन अब तो मैं उसकी आंट बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे भी उसका ध्यान रखना होगा। क्वीन को यहाँ पर एकदम से वॉमिट जैसा फील होने लगता है, जो वो थोड़ा फिश खाती है और एकदम से वो वॉशरूम की तरफ भागती है। ये देख यहाँ पर वो लोग चौंक जाते हैं। समझ जाती है वी तो कि शायद ये प्रेग्नेंट हो सकती है। यहाँ पर नैनी कहने लगती है ऐसी सिकनेस तो हमेशा प्रेगनेंसी में होती है, तो फिर इन्हें ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, शायद इनके पेट में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। ये सुनने के बाद मिस्टर जियांग के कान खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से नैनी से कहते हैं क्या पिछले महीने की 15 तारीख को ये घर पे ही थी। नैनी कहती है नहीं, ये तो होटल में अपना वर्क करने गई थी। ये सुनने के बाद तो वो तुरंत ही टेबल छोड़कर उठ जाते हैं। अब पहुँच जाते हैं वॉशरूम में, जहाँ वो देख लेते हैं क्वीन के शोल्डर पे वो बर्थ मार्क, और उसे देखने के बाद उन्हें श्योर होने लगता है कि उस दिन यही मेरे साथ थी। वो एकदम से उसे कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। क्वीन कहती है नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, बस मुझे गैस की दिक्कत है इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन वो उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ कि उस दिन होटल में तुम थे। लेकिन क्वीन बात को नहीं एक्सेप्ट करती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो होटल गई ही नहीं थी। यहाँ पर वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पेट में सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम है तो मेरे साथ चलो हॉस्पिटल और चेकअप करवाओ। क्वीन कहती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं पहले ही चेकअप करा चुकी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जियांग कहते हैं मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्वीन कहती है कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और उसके बाद वहाँ से आ जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वीन को जो कि अपने पैसों को जोड़ने लगती है और कहते हैं कि फ़िलहाल मैं इन्हें इतने ही पैसे दे देती हूँ, कम से कम ये मुझे आज़ाद तो कर देंगे यहाँ से। वो पहुँच जाती है मिस्टर जियांग के रूम में, लेकिन वो उस समय रहते हैं वी के साथ। वो उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बुरा लगता है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, फिलहाल तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद क्वीन वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर वी को उसका शोल्डर दिखाने को कहते हैं मिस्टर जियांग, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी बर्थ मार्क नहीं मिलता है। ये देख वो चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी बॉडी पर तो एक बर्थ मार्क था, वो कहाँ गया। वी यहाँ पर एकदम से झूठ कह देती है कि वो बर्थ मार्क मुझे अगली लगता था, मैंने उसे सर्जरी करके हटा दिया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो। वी कहती है नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है। वो उनके पास आने लगती है तो मिस्टर जियांग कहते हैं अपना सामान उठाओ और अपने रूम में जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, और खुद रूम से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि होटल की फुटेज को जल्दी कलेक्ट करो। वी को यहाँ पर गुस्सा आता है कि मिस्टर जियांग उसे अकेला छोड़ गए, उसके पास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो मैनेजर को कॉल करके कुछ करने को कहती है। यहाँ पर देखते हैं क्वीन को जो कि मिस्टर जियांग को कार्ड देने लगती है, ये कहकर कि आपने अब तक जो मुझ पे खर्चा किया है वो सारे पैसे मैं आपको लौटा रही हूँ, अब आप मुझे फ्री कर दे। लेकिन मिस्टर जियांग गुस्से में उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ, तुम्हारे पैसे लौटाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे भाई की जान गई है, क्या तुम वो डेबिट कभी चुका पाओगी। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें उम्र भर मेरे साय के नीचे ही रहना होगा। पूरा उस पर गुस्सा निकालते हैं। वो यहाँ पर गुस्से में उसे धक्का दे देते हैं जिससे कि टेबल उसे लग जाता है तो वो रोने लगती है। ये देख मिस्टर जियांग कहते हैं मेरे सामने रोने का ड्रामा मत करो, इससे मुझे तुम पर तरस नहीं आने वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्वीन जब होटल में काम करने जाती है तो उसका मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। ये सब कुछ वो कर रहा होता है वी के कहने पे। वहीं से वी और मिस्टर जियांग गुजर रहे होते हैं। मिस्टर जियांग क्वीन की आवाज़ें सुनते हैं और उस तरफ आने लगते हैं तो वी उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, आपको जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मिस्टर जियांग को आवाज़ें सुनाई पड़ती है क्वीन की कि वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है, तो मिस्टर जियांग नहीं रुकते हैं वी के कहने पर भी और पहुंच जाते हैं उस रूम में जहां पर वो उस मैनेजर को खूब मारते हैं और देखने लगते हैं क्वीन को। क्वीन को यहाँ पर काफ़ी चोटें आ जाती है। यहाँ पर इस चक्कर में उसके शोल्डर का निशान उन्हें दिख जाता है। ये देख उन्हें उस दिन की बातें याद आने लगती है और वो तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आकर उन्हें कहती है आप कैसे हस्बैंड है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो क्या आप उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। मिस्टर जियांग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो क्वीन का ध्यान रख रहे होते हैं तो क्वीन को होश आ जाता है। वो तुरंत ही अपने बैली पे हाथ रखती है। ये देख मिस्टर जियांग कहते हैं बेबी ठीक है, चिंता मत करो, ये मेरा बेबी है ना, उस दिन तुम मेरे साथ होटल रूम में थी। क्वीन कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपका बेबी नहीं है। मिस्टर जियांग उसके शोल्डर के निशान को देखकर कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, मैं बेशक नशे में था लेकिन मुझे ये निशान अच्छे से याद है, मैं उस दिन मरा नहीं था, जिंदा था। तुम मुझसे झूठ क्यों कह रही हो, बताओ तुमने मुझे बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये आपका बेबी नहीं है, मेरा बेबी तो 2 मंथ ओल्ड है। मिस्टर जियांग को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं फिर बताओ किसका बाप कौन है। वो कहते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊं, आप इस बच्चे के क्या बाप बनना चाहते हैं, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है। उनसे ऐसे बात करती है तो मिस्टर जियांग का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है।
वो कहते हैं कि अगर तुम इस बच्चे को जिंदा रखना चाहती हो तो मुझे इसके बच्चे के बाप के बारे में बताओ। लेकिन क्वीन कहते हैं कि इस बच्चे का बाप मर चुका है और आपको मुझसे और मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप मुझे फ्री कर दे। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो इस जन्म में होने से रहा, तुम नहीं मानोगी, ठीक है। जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाते हैं ऑपरेशन रूम में और उसका ऑपरेशन करने को डॉक्टर्स को कह देते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जियांग का असिस्टेंट भागते हुए आता है और उन्हें कहता है कि ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वरना मैडम क्वीन की जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनने के बाद उस ऑपरेशन को रुकवाने मिस्टर जियांग भी जाने लगते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि क्वीन डॉक्टर्स को अपने से दूर रहने को बोल रही है। मिस्टर जियांग को वो देखकर कहती है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं खुद की ही जान ले लेती हूँ। खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम मुझे सच नहीं बताओगी, लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान लोगी। एकदम से उससे वो नाइफ छीन लेते हैं और कहते हैं अब तुम घर में कैद रहोगी। उसे घर ले आते हैं। गार्ड्स को कहते हैं कि ये मेरी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जानी चाहिए और क्वीन को कहते हैं जब तक तुम बच्चे के फादर के बारे में नहीं बताओगी यहीं सड़ोगी। गुस्सा करके उस पर वहाँ से चले जाते हैं। क्वीन कहती है दरवाज़ा खोले, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। नाइफ पकड़ने के कारण उनके हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए असिस्टेंट फर्स्ट एड दे रहा होता है उन्हें। यहाँ पर वो गुस्से में असिस्टेंट को कहते हैं कि उस आदमी का पता लगाओ जो इस बच्चे का फादर है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुना असिस्टेंट कहता है कि आप इतने गुस्से में हैं, इससे साफ पता चलता है कि आप उन्हें चाहते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। यहाँ पर कहता है वो नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। तभी आ जाती है नैनी और कहती है मैडम बेहोश हो गई है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद डॉक्टर आकर उससे वहाँ फिर ट्रीट करता है और कहता है कि आप इनका ध्यान रखें। जिसके बाद वो उसे गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं खुद को तुम इतनी बुरी तरीके से हर्ट करोगी, ये मैं नहीं सोच सकता था। क्वीन को जब होश आता है तो मिस्टर जियांग उसके सामने खड़े रहते हैं, जो कि गुस्से में उसे कहने लगते हैं कि तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो, इसीलिए तुमने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्वीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नैनी आकर उसे चुप कराती है और कहती है वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। कल वो पूरा समय तुम्हारे पास बैठे रहे थे जब तुम बेहोश थी। क्वीन कहती है फिर वो मेरे बच्चे को क्यों हर्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर जियांग को, जो कि ऑफिस में जाकर असिस्टेंट को कहते हैं कि क्वीन के स्कूल को फिर से स्टार्ट करवा दो, लेकिन उसके साथ बॉडीगार्ड जाने चाहिए जो उसका ध्यान रखे उस स्कूल में। यहाँ पर असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है। उस कॉल को उठाने के बाद वो मिस्टर जियांग को कहता है बॉस होटल के फुटेज आ गए हैं और उसमें आपके साथ मैडम वी ही थी। ये सुनने के बाद मिस्टर जियांग काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं कि लेकिन उसकी बॉडी पर तो बर्थ मार्क है ही नहीं। तभी वहाँ पर वी आ जाती है, उन पर गुस्सा करने लगती है, ये कहकर कि आप मुझे धोखेबाज समझते हैं क्या, मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करवा रहे हैं। बोला तो है मैंने आपको कि मैंने उस बर्थ मार्क को सर्जरी के थ्रू इरेज करवा दिया है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। लगता है कि आपने मुझे पैसे भी इसीलिए दिए थे, आप मुझसे अपना पीछे छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके कोई पैसे नहीं चाहिए। उन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जियांग सोचते हैं क्या मैं वी को गलत समझ रहा हूँ, अगर ये मेरे साथ उस दिन थी तो मेरा दिल इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं है। दिखाया जाता है रूम में बैठकर रो रही होती है मिस क्वीन और कुछ पुरानी बातें याद करती है जब बचपन में वो उसके साथ थे और उसके बर्थडे वाले दिन मिस्टर जियांग ने उसे अपना फेवरेट लॉकेट गिफ्ट किया था। यहाँ पर ये सारे अच्छे मोमेंट उसे याद आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है नूडल्स देकर नैनी और कहती है कि तुम्हें ये खाने चाहिए। यहाँ पर वो खाने से मना करने लगती है। नैनी उसे बताती है कि मिस्टर जियांग ने बोल दिया है कि तुम अपना स्कूल कंटिन्यू कर सकती हो, अब वो तुम्हें घर में कैद करके नहीं रखेंगे। ये सुन वो थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन नैनी उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से उनके हाथ पे बहुत चोट लगी है, क्या तुम्हें ये पता है। जिसके बाद वो उनके लिए मेडिसिन लेकर उनके स्टडी रूम पहुंचती है, लेकिन रूम के अंदर होती है वी, जो कि कुछ ऐसी आवाज़ें निकालती है जिससे कि क्वीन को गलतफहमी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर जियांग आते हैं तो उनके गले पड़ने लगती है वी, लेकिन वो उसे धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता है। मिस्टर जियांग के इतने रूड बिहेव के कारण भी गुस्से में आ जाती है और किसी को कॉल करके कहती है कि उन फुटेज को लीक करवा दो। अब मैं भी देखती हूँ कि मिस्टर जियांग मुझसे मैरिज करने से कैसे इनकार करते हैं। मिस्टर जियांग नैनी को कहते हैं कि क्वीन और उसके बेबी के लिए तुम्हें चिकन सूप बनाना चाहिए, ये हेल्दी रहेगा। ये बातें सुन लेती है वी और उसे सच्चाई पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जाकर उस सूप में कुछ मिक्स कर देती है। उसके बाद जब सूप लेकर नैनी क्वीन के पास पहुंचती है तो क्वीन उसे पीने लगती है, लेकिन तभी वहां उसकी कैट आ जाती है, जिसके बाद वो उस कैट को थोड़ा सा सूप पिला देती है। उस सूप को पीते ही कैट यहाँ पर बीमार पड़ जाती है और उसकी आंखों के सामने ही मर जाती है। ये देख क्वीन शॉक होती है, वो समझ जाती है कि इस सूप में कुछ मिला हुआ था। यहाँ पर वो देखती है कि न्यूज़ में आ रहा है कि मिस्टर जियांग जल्दी मैरिज करने वाले हैं वी से।
क्वीन इस न्यूज़ को देखकर दुखी होती है। उसे लगता है कि जैसे मिस्टर जियांग हर कीमत पे उसके बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि उनकी वजह से उसकी फैमिली शर्मिंदा होगी। यहाँ पर क्वीन डिसाइड करती है मिस्टर जियांग के पास जाने का और उन्हें कहती है कि मैं आपकी बात मानूंगी, आप ऑपरेशन का डेट ले ले। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे बता दो कि इस बच्चे का फादर कौन है। लेकिन क्वीन कहती है नहीं, मैं आपकी बात मान रही हूँ, आप मुझसे और कोई सवाल मत कीजिए। उनके हाथ में चोट लगी होती है तो वहाँ पर वो अप्लाई करने लगती है मेडिसिन और उन्हें कहती है प्लीज़ मेरी बात मानिए। जिसके बाद मिस्टर जियांग असिस्टेंट को कॉल करके ऑपरेशन की डेट लेने को बोलते हैं। क्वीन उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट तभी आता है और कहता है बॉस सच में क्या आप ऐसा करने वाले हैं, उनकी हेल्थ ये नहीं झेल पाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि ये सारा डिसीजन उसी का है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी पता करो क्या वी ने अपना बर्थ मार्क रिमूव करवाया है, मुझे इस बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्वीन जब स्कूल पहुंचती है तो उसके साथ बॉडीगार्ड होते हैं। ये देखकर उसके क्लासमेट कहने लगते हैं पहले तो ये गलत काम करती है और फिर बॉडीगार्ड लेकर घूमती है। हमने सुना है कि ये किसी की मिस्ट्रेस बन गई है और इसे अपने बच्चे के फादर का नाम का भी नहीं पता। यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वी सबके सामने अपनी वेडिंग रिंग को शो ऑफ करने लगती है। ये सब देख काफ़ी बुरा लगता है क्वीन को। तो यहाँ पर क्वीन उनकी बातों को अवॉइड करने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगा लेती है। उसके बाद क्लास ओवर होती है तो वो बॉडीगार्ड्स के साथ ही जा रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाता है उसका फ्रेंड और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। इसीलिए वो उससे अकेले में बैठकर बात करती है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है क्या सच में ये जो रूमर्स है ये सच है, प्लीज़ तुम मुझे सच बताओ। क्वीन कह देती है हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तुमने आज तक मेरी बहुत मदद की है इसलिए थैंक यू सो मच। ये कहकर वो आ जाती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड जान ये बात बहुत दुखी होता है। घर पहुँचने पर देखती है वो कि नैनी मिस्टर जियांग के लिए कॉफ़ी लेकर जा रही है। तो वो यहाँ पर कहती है कि मैं उनके लिए कॉफ़ी ले जाती हूँ। उसके बाद वो उस कॉफ़ी में कुछ मिक्स कर देती है और मिस्टर जियांग को जाकर उस कॉफ़ी को देने लगती है और कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे ज़्यादा टेंशन दे, प्लीज़ आप बॉडीगार्ड्स को हटा दे। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो बॉडीगार्ड्स मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखे हैं। लेकिन वो जिद करती है तो मिस्टर जियांग मान जाते हैं। क्वीन मिस्टर जियांग को कहते हैं कि आज मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। वो उन्हें एक पेन गिफ्ट करती है और कहती है प्लीज़ आप इसे हमेशा अपने पास रखना। मिस्टर जियांग कहते हैं हाँ ठीक है ज़रूर, मैं इसे अपने पास रखूँगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो मिस्टर जियांग वहाँ पर सो गए होते हैं। असल में उसने उन्हें नींद की गोलियाँ दी थी उस कॉफ़ी में मिक्स करके। वो प्यार से उन्हें देखती है और कहती है कि अब मुझे जाना होगा यहाँ से बहुत दूर। उन्हें गुड बाय किस करती है और उसके बाद अपना सामान लेकर घर से बाहर आ जाती है जहाँ उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है। वो उसकी सिटी को छोड़ने में मदद कर रहा है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद नैनी आ जाती है स्टडी रूम में और मिस्टर जियांग को सोते हुए देखती है तो उन्हें नींद से उठा देती है और कहती है कि आज से पहले तो आप कभी यहाँ नहीं सोए थे, आज कैसे सो गए। मिस्टर जियांग तुरंत कॉफ़ी की तरफ देखते हैं और उन्हें सारी बातें समझ आ जाती है। वो भागकर जाते हैं क्वीन के रूम में, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है। उसके अलमीरा भी बिल्कुल खाली होता है। ये देख वो समझ जाते हैं कि वो घर छोड़ के चली गई है। यहाँ पर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसके बाद वो सभी लोगों को उसे ढूंढने में लगा देते हैं। यहाँ पर कार में क्वीन से उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम मुझे नहीं बता सकती हो कि इस बच्चे का फादर कौन है। क्वीन कहती है कि तुम ये जानकर क्या करोगे। वो काफ़ी इंसिस्ट करता है तो क्वीन बता देती है कि मेरे बच्चे का फादर मेरे अंकल ही है। ये जान उसका फ्रेंड काफ़ी शौक होता है, लेकिन क्वीन उसे प्रॉमिस लेती है कि तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी। तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे अंकल की कार हमारा पीछा कर रही है, ज़रा टाइटली पकड़ो, मैं कार की स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। वो लोग काफ़ी तेज़ी से कार को भगाने शुरू कर देते हैं। मिस्टर जियांग कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाले थे। वो क्वीन को फ़ोन भी करने लगते हैं बट क्वीन उनका फ़ोन नहीं उठाती है। तभी मिस्टर जियांग अपनी कार उनकी कार के सामने ले आते हैं। मिस्टर जियांग के गार्ड्स आकर उनकी कार को घेर लेते हैं। असिस्टेंट क्वीन को कार से बाहर आने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद मिस्टर जियांग की गुस्से में वहां आते हैं और उसे खींचते हुए कार से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ से भागो, क्या तुम इस लड़के के चक्कर में ये सब कुछ कर रही हो। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बचाने आने लगता है तो मिस्टर जियांग के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। क्वीन कहती है कि ये शरीफ है, इनोसेंट है, इसे कुछ मत कीजिए, ये तो सिर्फ मेरी मदद करा था। लेकिन मिस्टर जियांग कहते हैं कि यही शायद तुम्हारे इस बच्चे का फादर है, इसीलिए तुम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। मिस्टर जियांग जाकर उसे खूब मारते हैं उसके फ्रेंड को। ये देख क्वीन काफ़ी रोने लगती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है मैं ऑपरेशन करवा लूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, आपकी हर एक बात मानूंगी, बट इसे जान से मत मारिए। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो उनकी बात मान लेती है। मिस्टर जियांग को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि वो एक लड़के के लिए इतना नीचे गिर रही है, मतलब उनके हाथ पैर जोड़ रही है। लगता है ये इसके लिए कुछ ज़्यादा ही खास है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो कहते हैं ठीक है आज ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा और खींचते हुए उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले आते हैं।
हॉस्पिटल में मिस्टर जियांग लास्ट टाइम उससे पूछते हैं कि बता दो इस बच्चे का फादर कौन है, मैं ये ऑपरेशन रुकवा दूंगा। लेकिन क्वीन कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन रूम में उसे ले जाया जाता है और उसे एक इंजेक्शन डॉक्टर लगा देती है। बाहर मिस्टर जियांग खड़े रहते हैं। भागते हुए वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस ये ऑपरेशन रुकवा दे क्योंकि वो बच्चा आपका है। वो उन्हें फाइल दिखाने लगता है। जिस फाइल को मिस्टर जियांग गौर से देखते हैं और उसके बाद असिस्टेंट को कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वो 2 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट है, फाइल को अच्छे से देखो। असिस्टेंट कहता है ये कैसे हो सकता है, पहले तो यहाँ पे 1 मंथ लिखा हुआ था, मैं फाइल देखने में गलती कैसे कर सकता हूँ। पीछे हमें वी को खड़े हुए दिखाया जाता है जो ये सुन मुस्कुराती है और एक डॉक्टर को पैसे देती है क्योंकि उसने इस रिपोर्ट को चेंज करवा दिया था। उसके बाद क्वीन को बाहर देखते हैं जहाँ पर नैनी उसे कहती है कि इस तरीके से बाहर मत बैठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें घर के अंदर जाकर रेस्ट करना चाहिए। देखते हैं वी को जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस को सेलेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ क्वीन आती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ब्राइड्समेड बनो, और उसे ताना मारने लगती है ये कहकर कि तुम्हें इस बच्चे को भूलना होगा। यहाँ पर क्वीन कहती है कि तुम मुझे कुछ मत समझाओ, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसे एक चाटा मार देती है। यहाँ पर वी कहती है तुम मुझ पे हाथ नहीं उठा सकती हो, मैं जल्दी मिस्टर जियांग की वाइफ बनने वाली हूँ और सबसे पहले मैं तुम्हें ही घर से निकलवाऊंगी। क्वीन कहती है कि ये तो समय बताएगा। यहाँ पर ये बात वो लगा देती है मिस्टर जियांग को, तो मिस्टर जियांग क्वीन को डांटते हैं कि तुम क्यों झगड़ा करती रहती हो उसके साथ, बचपन से तुम दोनों साथ रहे हो फिर भी तुम लोगों की नहीं बनती है। क्वीन कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, वो मुझे गलत बात बोल रही थी मेरे बेबी को लेकर, वैसे भी अब तो वो जा चुका है। मिस्टर जियांग देखते हैं कि वो सैड है तो वो उसे कहते हैं जाकर रेस्ट करो। यहाँ पर वो सैड सा फेस लेकर रूम से बाहर निकलती है तो असिस्टेंट ये देख लेता है जो कि मिस्टर जियांग को कहता है बच्चे के जाने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई है, अगर ऐसा रहा तो ठीक नहीं रहेगा, क्यों ना आप उन्हें अब्रॉड भेज दे कुछ समय के लिए, इनसे वो बच्चे को भुला लेंगी और उनका माइंड भी ठीक हो जाएगा। मिस्टर जियांग को ये बात ठीक लगती है तो वो उसे एक टिकट बुक करने को कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट उसे रिपोर्ट दिखाता है डॉक्टर की, जिससे मिस्टर जियांग को पता चलता है कि वी की बॉडी पे सच में वो बर्थ मार्क था और उसने सर्जरी से उसे रिमूव कराया है। ये देख उन्हें थोड़ा दुख होता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि सच में भी ही उस दिन मेरे साथ थी, लेकिन आज भी मेरा दिल ये बात मानकर खुश नहीं हो रहा है। क्वीन को आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारा बेबी काफ़ी हेल्दी है, बस ये टैबलेट्स टाइम से लेते रहना। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्वीन उस दिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, इसलिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करती है और मिस्टर जियांग से झूठ कह देती है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तो उसे वी वहाँ देख लेती है जो ये देख काफ़ी शौक होती है। आगे दिखाया जाता है मिस्टर जियांग आते हैं क्वीन के पास और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा अब्रॉड जाने का टिकट बुक कराया है, तुम कुछ समय के लिए वहाँ चले जाओ। ये देख क्वीन को लगता है कि शायद वो चाहते हैं कि वो वी और उनकी मैरिज में इंटरफेयर ना करे, इसीलिए वो उसे दूर कर रहे हैं। शायद मिस्टर जियांग को भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसलिए वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हमेशा अब्रॉड में ही रहना चाहूँगी, आप मेरे लिए वहाँ एक अच्छा सा स्कूल भी ढूंढ दे। ये बात सुनकर मिस्टर जियांग शॉक होते हैं और कहते हैं तुम वहाँ हमेशा के लिए शिफ्ट होने की बात क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए भेज रहा हूँ। क्वीन यहाँ पर कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे बच्चे की याद सताती रहेगी। मिस्टर जियांग कहते हैं कि बच्चे तुम्हें फ्यूचर में आगे चल के भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्वीन कहती है कि एक काम कीजिए प्लीज़, मुझे कुछ समय वहीं रहने दे, 1-2 साल में वापस नहीं आना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जियांग कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो मैं वैसा करवा दूंगा। यहाँ पर क्वीन के बैग से तभी टैबलेट गिर जाती है जिसे मिस्टर जियांग देख लेते हैं और कहते हैं कि ये टैबलेट्स तुम्हारे पास क्या करी है। क्वीन कहती है कि ये मैंने पहले बेबी के लिए खरीदी थी, लेकिन अब ये बेकार है। वो उनके सामने उन्हें डस्टबिन में जानबूझकर फेंक देती है। मिस्टर जियांग को कहते हैं कि आप चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। वो जब वहाँ से आ जाते हैं तो क्वीन यहाँ पर अपने बेबी से बात करते हुए कहती है कि हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम लोग मिस्टर जियांग से दूर रहे, अब्रॉड में जाकर मैं तुम्हें अच्छे से पाल पाऊंगी और उनकी नज़र से दूर भी रहूंगी। उसके बाद देखते हैं क्वीन को जो कि अपने फ्रेंड को रात पे डिनर पे लेकर जाती है, जैसा कि उसने उसे प्रॉमिस किया था, तो वो उस प्रॉमिस को पूरा करती है। उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तुमने जाने का सोच लिया है। क्वीन कहती है हाँ, मेरा जाना ही यहाँ से बेटर रहेगा और तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, इसलिए थैंक यू सो मच। उसे फिर बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक कार उसके सामने आके रुकती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। दिखाया जाता है वी को एक कॉल आता है कि मैडम हमने आपका काम कर दिया है। वी यहाँ पर उन लोगों को ऑर्डर देती है कि वो लड़की और उसका बच्चा किसी भी कीमत पे नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वी ने क्वीन को हॉस्पिटल में देखा था तो वो उस डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और पूछती है कि क्वीन यहाँ क्यों आई थी। यहाँ पर डॉक्टर कुछ भी कहने से मना करती है तो वो उसे ज़्यादा पैसे देती है
और कहती है कि अब मुझे बताओ कि वो लड़की यहाँ क्यों आई थी। जिसके बाद डॉक्टर उसे बता देती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वी को काफ़ी गुस्सा आता है और उसने ये सब कुछ प्लान किया है क्वीन के लिए। अब क्वीन को वो लोग जब अपने स्टोर रूम में लेकर पहुँच जाते हैं तो क्वीन कहती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों कैद करे हो, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि किसी ने हमें हायर किया है तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए। क्वीन ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है वी को, जो कि अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही है और काफ़ी हैप्पी है। लेकिन तभी उसके आदमी उसे कॉल करके कहते हैं कि वो लड़की हमें धोखा देकर भाग गई है। क्वीन कहती है कि किसी भी कीमत पे उस लड़की को पकड़ो, आज मेरी वेडिंग है जो खराब नहीं होनी चाहिए। तभी यहाँ पर एक लेडी आकर कहती है कि मैडम वेडिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको चलना चाहिए। दिखाया जाता है क्वीन को, जो कि उन लोगों को चकमा देकर भागने लगती है और वो उस समय सुन लेती है कि इन लोगों को हायर किया है वी ने। ये सुनने के बाद क्वीन डिसाइड करती है कि वो अपने अंकल से वी की मैरिज नहीं होने देगी। वो एक बेकार लड़की है, उनके साथ वो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए वो मैरिज होम पहुंच जाती है भागते हुए। यहाँ पर वी के गुंडे भी उसके पीछे पड़े रहते हैं उसे पकड़ने के लिए। क्वीन जैसे तैसे करके उस बैंकेट में घुसती है और कहती है कि प्लीज़ आप ये वेडिंग मत कीजिए। जहाँ पर मिस्टर जियांग होते हैं वी के साथ और वेडिंग को स्टार्ट करने ही वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्वीन तो एक खाली बैंकेट में गई थी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तभी वी के आदमी आते हैं और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर जियांग और वी की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। वी तो तुरंत उन्हें हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मिस्टर जियांग के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो वी उन्हें कहती है आप चुप क्यों खड़े हैं, हाँ बोलिए ना। तभी वहाँ पर आ जाता है क्वीन का फ्रेंड, जो कि मिस्टर जियांग को कहता है कि कल रात से गायब है क्वीन, उसे कोई उठा कर ले गया है, मैंने अभी देखा है उन लोगों को उसे ले जाते हुए। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो मिस्टर जियांग अपनी वेडिंग को भूल ही जाते हैं और उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। ये देख वी उन्हें रोकती है और कहती है आप कहाँ जा रहे हैं, आज हमारी वेडिंग है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मिस्टर जियांग कह देते हैं कि ये वेडिंग नहीं होने वाली है और उसे धक्का दे देते हैं। ये देख तो वी वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि क्वीन ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। यहाँ पर मिस्टर जियांग और असिस्टेंट हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि फुटेज में यही सब कुछ नज़र आ रहा है, उनकी कार यहीं आई थी। जिसके बाद सारे गार्ड्स वगैरह मिलकर क्वीन को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन आदमियों को देखते हैं जिन्होंने क्वीन को उठाया होता है। वो लोग कहते हैं कि अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। पहले तो सोच रहे थे कि तुम्हें छोड़ दे, सिर्फ तुम्हारे बच्चे को मारे, लेकिन तुम भाग रही हो तो हम तुम्हें भी मारे डालेंगे, तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, ऐसा कहकर धमकियाँ उसे देने लगते हैं। इससे पहले कि वो क्वीन के साथ कुछ कर पाते हैं, वहाँ पर हमारा हीरो मिस्टर जियांग आकर बचा लेता है क्वीन को और उन लोगों से फाइट वगैरह करता है। वो यहाँ पर क्वीन को देखने लगता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। लेकिन तभी एक बदमाश पीछे से क्वीन पे अटैक करने लगता है। यहाँ पर क्वीन ही बीच में आ जाती है मिस्टर जियांग को बचाने के चक्कर में और वो घायल हो जाती है। ये देख मिस्टर जियांग की तो जान निकल जाती है। तुरंत ही वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में लाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे ट्रीट करने के बाद बताती है मिस्टर जियांग को आकर कि कैसे हस्बैंड है, अपनी वाइफ का ध्यान भी नहीं रख सकते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि वो 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। मिस्टर जियांग ये सुन शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे तो 2.5 महीने का प्रेग्नेंट होना चाहिए था। यहाँ पर डॉक्टर कहती है नहीं, वो सिर्फ 1.5 महीने के प्रेग्नेंट है। आपको इतना भी नहीं पता है क्या, आपको पेपर्स पे साइन करना होगा, शायद हम उनके बेबी को ना बचा पाए। मिस्टर जियांग बहुत हिम्मत से उन पेपर्स पे साइन करते हैं, लेकिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप उस बच्चे को भी बचा लें क्योंकि वो बच्चा मेरा है। यहाँ पर मिस्टर जियांग श्योर हो जाते हैं कि वो बच्चा मेरा ही है, बस क्वीन मुझसे छूट कह रही थी। मिस्टर जियांग का असिस्टेंट जब वहाँ आता है तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में ये क्यों लिखा था कि वो 2.5 महीना प्रेग्नेंट है, लेकिन वो तो सिर्फ 1.5 महीना प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग के पास क्वीन का फ्रेंड आता है वी को लेकर और कहता है मिस्टर जियांग ये सवाल आप वी से कीजिए क्योंकि रिपोर्ट्स को इसने ही चेंज करवाया है, वो बेबी आपका ही है। यहाँ पर मिस्टर जियांग ये सुन शॉक हो जाते हैं और वी को कहते हैं क्या ये बात सच है। वी कहते हैं नहीं, ये झूठ कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं चेंज करवाई है। क्वीन का फ्रेंड कहता है कि मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं ऐसा क्यों करने लगा, तुम सच नहीं बोलोगी। तो वो वहाँ पर डॉक्टर को बुलवा लेता है, जिसके बाद डॉक्टर सच बता देता है कि हाँ मैंने ही इनके कहने पे रिपोर्ट्स को फेक बनाया था। यहाँ पर डॉक्टर ये भी बता देता है कि इसने सर्जरी की रिपोर्ट को भी फेक ही बनवाया था, इसके हाथ पे कोई बर्थ मार्क नहीं था। यहाँ पर वो उसे मारने लगती है वी और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर जियांग को तो ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो उसकी गर्दन को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी, आखिरकार भी तुमने ऐसा क्यों किया। आज तक मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही थी। वी चिल्ला कर कहती है हाँ मैंने ऐसा किया है क्योंकि मुझे आपसे प्यार था और मुझे आपकी वाइफ बना था, लेकिन मुझे पता है कि आपका सारा अटेंशन तो हमेशा से क्वीन पर ही रहा था। मैं भी उसके जैसे ही थी, लेकिन आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया, आपको सिर्फ क्वीन अच्छी लगती थी और इस बात से मुझे नफरत थी। मैं आपको अपना बनाना चाह रही थी। उस दिन अगर होटल में वो ना पहुंचती तो शायद आज मैं आपके बच्चे से प्रेग्नेंट होती। ये सारी बकवास वो यहाँ पर करने लगती है और कहती है कि अगर आप मेरे नहीं हो सकते हैं तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। नाइफ निकाल कर उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी क्वीन के फादर ही बीच में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर घायल हो जाते हैं। ये देख मिस्टर जियांग कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, खुद के फादर को ही मार डाला।
वी यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि फादर आप बीच में क्यों आ गए। यहाँ पर उसके फादर मरने से पहले मिस्टर जियांग से उनकी बेटी के बिहेव के लिए सॉरी कहते हैं। उसके बाद मिस्टर जियांग कहते हैं कि ले जाओ इसे और पुलिस को सौंप दो। वो यहाँ पर फिर क्वीन को देखने लगते हैं, क्वीन के पास ही रहते हैं। क्वीन को पूरे एक दिन तक होश नहीं आता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन क्वीन को तो अपने बच्चे की परवाह होती है, तो वो रोने लगती है और बच्चे के बारे में पूछती है। मिस्टर जियांग कहते हैं चिंता मत करो, हमारा बच्चा सेफ है। यहाँ पर क्वीन उन्हें हैरानी से देखती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि अब मुझे सच पता चल गया है कि उस दिन तुम ही मेरे साथ थी, लेकिन मैंने तुमसे कई बार पूछा, तुम्हारे बर्थ मार्क के बारे में भी पूछा, लेकिन तुमने इस बात को हाँ क्यों नहीं कहा। हमेशा तुम मुझे क्यों मना करती रही कि तुम मेरे साथ नहीं थे उस दिन। यहाँ पर क्वीन कहते हैं कि मैं आपको कैसे बताती, आपको तो मुझसे नफरत थी ना। ये जानने के बाद शायद आप मुझसे और नफरत करते, और आपको तो मैरिज करनी थी वी से। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम पागल हो, मैं इस इंसिडेंट की वजह से ही तो वी से मैरिज करा था, क्योंकि मुझे अब तक लग रहा था कि वी उस दिन मेरे साथ थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग की भाभी आ जाती है, जिन्हें वो देखकर शौक होता है और कहता है कि आपके पैर ठीक हो गए हैं। उसकी भाभी कहती है हाँ मैं काफ़ी समय पहले ठीक हो गई थी, जब मुझे तुम्हारी मैरिज का पता चला तो मैं तुमसे मिलने आ गई। वो यहाँ पर कहती है कि क्वीन हॉस्पिटल में क्यों है। मिस्टर जियांग कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है। यहाँ पर उसकी भाभी कहती है कि मुझे बहुत बड़ी बात है जो तुम लोगों को पता नहीं है। मेरे बीमार होने के कारण मैं अब्रॉड थी और तुम लोगों को वो बात नहीं बता पाई। मुझे यहाँ पर कुछ र्यूमर सुनने के लिए मिली है। कुछ लोग क्वीन की मॉम को मिस्ट्रेस कह रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो यहाँ पर बताती है जियांग को कि तुम्हारे भाई और मेरे बीच कभी भी रिश्ता ठीक नहीं था। ये मैरिज हमारी बिजनेस की वजह से हुई थी। उन्हें पता था कि मैं किसी और को चाहती हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरी खुशी के लिए मुझे डिवोर्स दिया। हम लोग सहमति से अलग हुए थे। उसके बाद क्वीन की मॉम उनकी लाइफ में आई थी और वो उनका सच्चा प्यार थी, इसीलिए उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं थी और ना ही उन्होंने मेरा घर तोड़ा था। आज तक जियांग तुम गलतफहमी का शिकार थे और इसीलिए तुम क्वीन को परेशान करते आ रहे थे। और रही उस एक्सीडेंट की बात, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। जब ये लोग क्वीन के बर्थडे का केक लेने गए थे तो वहाँ पर उन्हें मैं मिल गई थी। मैं उस दिन अब्रॉड जाने वाली थी, इसीलिए मैंने जिद किया था उन लोगों से कि वो मेरे और मेरे पति के साथ डिनर पे चले, और उसी दिन ये एक्सीडेंट हो गया था। शायद अगर मैं उन लोगों को डिनर पे ले जाने के लिए जिद ना करती तो ये सब कुछ ना होता। क्वीन तो इनोसेंट है, इतने दिनों से बस तुम्हारे गुस्से का शिकार हो रही है। मुझे पता चला है कि तुमने इसके साथ कितना बुरा बिहेव किया है। मिस्टर जियांग ये बात जानने के बाद शर्मिंदा होने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ये सच्चाई पता ही नहीं थी। मिस्टर जियांग की भाभी कहती है अब सच पता चल गया है ना, तो अब हर चीज़ को ठीक करो। क्वीन रोते हुए कहती है इसका मतलब यह है कि मेरी मॉम ने किसी का घर नहीं तोड़ा था, वो एक बुरी औरत नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर जियांग की भाभी कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने मिस्टर जियांग के ब्रदर को संभाला और एक अच्छी वाइफ भी बन के उनके साथ रही। यहाँ पर वो उन दोनों को कहती है कि अब पुरानी बातों को भूलो और लाइफ में आगे बढ़ो। मिस्टर जियांग तुरंत ही क्वीन को कहने लगते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हें बस अपने गुस्से का शिकार बनाया, सच जाने बिगर। मिस्टर जियांग रिंग लेकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी हर गलती को सुधारूंगा। क्वीन उन्हें देखती है और चुप रहती है। यहाँ पर मिस्टर जियांग की भाभी क्वीन को कहती है आसानी से मानना मत, इसने तुम्हें काफ़ी तंग किया है ना, चलो तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर जियांग कहते हैं शायद तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मेरी गलती है जो मैं तुम पर इतना गुस्सा करता रहा और अपने दिल की फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने तो तुम्हें शुरू से ही प्यार किया था। क्वीन को वो कन्विंस करने लगते हैं तो क्वीन उनके हाथ से रिंग ले लेती है और कहती है ठीक है मैं मान जाती हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे हैप्पी करने के लिए। मिस्टर जियांग खुश हो जाते हैं कि उसने उन्हें हाँ कह दी है। उसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों की वेडिंग होती है, जहाँ पर सभी लोग होते हैं और उनके लिए हैप्पी होते हैं। दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना पार्टनर चूज़ करते हैं और प्यार से किस करते हैं और साथ रहने के प्रॉमिसेस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये लवली सी स्टोरी कैसी लगी है। अगर दोस्तों स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो को, और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए ड्रामे के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।